हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज के लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स में। और आज का अपना लास्ट लेक्चर है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का, और जिसमें एक टॉपिक बच गया है रेनॉल्ड्स नंबर, और उसके बाद हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स अटेंड करेंगे, ठीक है। और फाइनली ये चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद जो अगला चैप्टर होगा उसके लिए आपको लास्ट तक ये लेक्चर देखते रहना है, क्योंकि लास्ट में ही बताऊँगा कि अगला चैप्टर कौन सा है, ठीक। अब ये जो एक टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा, रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर आपने सुना होगा, नाम ये सुना होगा, लगता है रेनॉल्ड, है ना। रेनॉल्ड का जो पेन आता है ना, रेनॉल्ड पेन। तो वही नाम लिखा मैंने, ठीक है ना, रेनॉल्ड नंबर। ये जो नंबर है वो बेसिकली एक इंजीनियरिंग पर्पस के लिए डिफाइन किया गया था। कि होता ये है कि जैसे कोई भी एक पाइप है, ठीक ना, बहुत बड़ा सा एक पाइप है। अब उस पाइप में आपको पानी फ्लो करवाना है, ठीक। जैसे वाटर टैंक जो होता है, यानी पानी की जो टंकी होती है, जहाँ से पानी सप्लाई होता है फिर आपके घर तक आता है, तो बीच में बहुत सारी पाइपलाइंस है, ठीक है। तो पाइपलाइंस हैं, तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं उन्हें। मान लेते हैं कि ये एक पाइपलाइन है, ठीक। तो इसमें आप वाटर स्टार्ट किए फ्लो करवाना, और फाइनली किसी ना किसी के घर तक पहुंचेगा और आपके घर पर भी आएगा, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए, आएगा। ओके, तो वाटर फ्लो कर रहा है। तो एक तो चीज हमने पढ़ी थी क्या, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, जिसमें उस स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या था कि इन स्पेस, यानी कि स्पेस में कोई भी एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सब की वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। यानी कि इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो पानी का जो कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, v1 ही रहेगी। यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसका, फ्लूइड का। क्यों रहता है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन की यही कंडीशन है, इट डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये बात ठीक है, समझ में आती है। लेकिन क्या हो अगर स्पीड चेंज हो, तो अगर स्पीड चेंज होती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या कहते हैं उसे, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पर इसे कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। और एक दूसरा दिखाया मैंने पाइप, है ना, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। अब पानी आया, मान लो ऐसे एंटर किया, ऐसे एंटर किया, ऐसे एंटर किया। अब स्ट्रीम लाइन नहीं है, मतलब कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू से मूव नहीं करेगा, सबकी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, मान लो यहाँ पर फ्लूइड ऐसा था, यहाँ फ्लूइड ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ वेलोसिटी कुछ और रही, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो वो है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है एट एनी पॉइंट इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, बढ़िया। टर्बुलेंट क्या है, जिसमें स्पीड चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो दो मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं, दो क्या एक ही डिफरेंस बताया, लेकिन दोनों के बताया। पहला डिफरेंस ये था कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो फ्लूइड होगा उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और वहीं पर टर्बुलेंट फ्लो है, कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए स्पीड चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन स्पेस, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। क्या कहते हैं, स्टेडी, दैट मीन्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट, स्टेडी रहेगा। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है अनस्टेडी, ठीक है। यहाँ तक ठीक बात समझ में आती है। अब हमें क्या करना है, इतना ही ओवरव्यू समझ करके रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन करना। हालांकि ये थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट भी है, डीप पॉइंट भी है, लेकिन वो इंजीनियरिंग हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए है, यहाँ नहीं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल इसका डेफिनेशन जान लेना है और क्या इसका यूज है वो समझ लेना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये लिख लीजिए इस हेडिंग को लगा करके, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है, वेलोसिटी विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स अनस्टेडी। और स्ट्रीम लाइन का फ्लो का मतलब कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब हम डेफिनेशन पर आएंगे।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हाँ हमारी डिमांड क्या है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डाटा को चेंज करते हैं। यानी कि डिमांड मतलब क्या है यहाँ पर, कि कई बार होता है कि आपको जैसे रिफाइनरी, गैस रिफाइनरी की बात करते हैं, तो गैस रिफाइनरी क्या करता है, वो एक सोर्स है जो गैस को जनरेट कर रहा है या गैस को ट्रांसमिट कर रहा है आउटलेट्स, डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स के लिए, जिसे रिक्वायरमेंट होगी उसे भेज रहा है। लेकिन भेजेगा भी तो कैसे, यूजिंग द पाइपलाइन। लेकिन पाइपलाइन से अगर गैस पास आउट होगा, अगेन वो कंसेप्ट आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि गैस फिर से क्या है, एक फ्लूइड है, और फ्लूइड है उसमें से वो फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो एक बात और भी आती है क्या, कि कोई भी पाइप है, उस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दूसरा वी वेलोसिटी। तो हमने यार एक टर्म डिफाइन किया था, आपको याद हो तो, वॉल्यूम पर मीटर, वॉल्यूम पर सेकेंड। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम एंटर करता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। ये तो है वेलोसिटी, ठीक है, और ये क्या है, एरिया। चलो एरिया है, एरिया है तो क्या करेंगे कि एरिया को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर को क्या लिख सकता हूँ, डायमीटर में भी लिख सकता हूँ, तो डायमीटर डी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फ्लूइड जब किसी ट्यूब या किसी पाइप में फ्लो करता है, तो बेसिकली वी कैन फोकस ऑन समथिंग कॉल्ड वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम रेट फ्लो, which is defined as product of the area and velocity। वेलोसिटी तो v है ही, एरिया क्या है, एरिया वी कैन से पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आर नहीं है तो क्या लिख सकता हूँ, डायमीटर डी, ठीक है। यानी कि जो वॉल्यूम एंटर करता है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, एक डायमीटर पर करता है, ठीक है, दूसरा वेलोसिटी पर करता है, तीसरा डायमीटर हो गया, वेलोसिटी हो गया, और जो फ्लूइड है फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, सही है। और भी वेलोसिटी पे तो कर ही रहा है, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिएगा ना, जो जो मैं बीच में बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट सब लिखते जाना है। तो मैंने दो चीज़ें आपसे अभी तक डिस्कस की है। पहला कि कोई भी पाइप है, पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसका फ्लो दो तरह का हो सकता है, मेनली स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो वो है जिसमें फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल है उसकी जो कांस्टेंट रहेगी क्या, स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। उसी को कहते हैं स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके। अगला फिर मैंने बताया टर्बुलेंट फ्लो क्या है। टर्बुलेंट फ्लो वो है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इट चेंज, और चेंज होने के कारण इसे दूसरा नाम दिया गया है क्या, अनस्टेडी फ्लो, ओके। चलिए फिर मैंने अगला एक पॉइंट बताया था कि ये तो थी उन दोनों फ्लो की बात की। दूसरा एक और बताया था, अभी पॉइंट जो बताया कि कोई भी जो फ्लो कर रहा है फ्लूइड, उसकी डेंसिटी रो होगी मान लेते हैं, ठीक है। अब जो ट्यूब में से ये पास आउट हो रहा है, उस ट्यूब के किसी एक पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए दिखाया था, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, और वेलोसिटी क्या थी, वी थी। यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी पर डिपेंड करता था। एरिया से हम पहुंचे थे रेडियस पर, रेडियस से हम पहुंचे थे डायमीटर पर, ठीक है। और भी वेलोसिटी है। अब हुआ क्या कि वेलोसिटी से हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कुछ चीजें, देखिए अब इस पर आते हैं। द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड, फ्लो ऑफ ए फ्लूइड वेदर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। कोई भी जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन उसका फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट। अब पाइप के अंदर घुस के नहीं देखेंगे ना भाई कैसा है, टर्बुलेंट या स्ट्रीमलाइन, वो तो बाहर से पता चलना चाहिए, ओके। इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यानी कि कोई लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी पे हम डिस्कशन करके ये पता लगा सकते हैं कि वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन, ठीक है। कैसे देखते हैं। द वेलोसिटी बियॉन्ड विच ए स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्या है देखिए, मैंने कहा था कि एक फ्लूइड है जो सीधा एंटर कर रहा है ऐसे, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, बाकी जो पार्टिकल्स आएंगे उसकी भी वेलोसिटी क्या रहने वाली, v1। तो
V1 की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रही होगी, V1 की या V की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रही होगी, लेकिन अगर ये V का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है, तब वो क्या बन जाएगा, तब वो बन जाएगा ये V इज ए ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, फिर से समझो क्या है ये। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि दो तरह के आपके पास फ्लो हैं, कौन कौन से, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहता है कि हर जगह वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये फ्लूइड एंटर कर रहा। ये क्या कहता है कि हर जगह इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कैसे भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो ये टर्बुलेंट, तो ये है स्ट्रीमलाइन फ्लो और ये है टर्बुलेंट। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ही टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है कई बार जब उसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या हो जाती हो, ज़्यादा हो जाती हो। स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो क्या बन जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है जब उसका वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। मतलब द वेलोसिटी बियॉन्ड विच ए स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया है क्रिटिकल, यानी कि इस वेलोसिटी v का वैल्यू जब तक लेस देन है किससे, vc से, कोई क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। वो क्या है हमें नहीं पता, हमने माना है कि हाँ ऐसा कोई क्रिटिकल वेलोसिटी होगा, जब तक वो उससे क्या है, लेसर देन है, तब वो क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन। और जब v क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन vc हो जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट। ठीक है, अब वो vc क्या है, तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स vc का फॉर्मूला ये होता है, vc यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, Rn रेनॉल्ड नंबर, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, vc क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, स्मॉल डी डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ट्यूब में कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है, तीन चीज़ों पर डिपेंडेंसी दिखाई थी, एरिया पर, एरिया से रेडियस पर, रेडियस से डायमीटर, तो डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे कर रहा है, वेलोसिटी क्रिटिकल है। ठीक है, और रेनॉल्ड नंबर हमने डिफाइन किया है, और नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो आना ही था क्योंकि विस्कस फ्लूइड की ही बात हो रही है। ठीक है, ये कैसे आया, ये आपके सिलेबस में नहीं है, यू कैन से बाय ऑब्जर्वेशन और बाय सम एक्सपेरिमेंटल डाटा, यू कैन से। ओके, तो यहाँ से Vc इक्वल टू कितना आ गया, नीटा आर एन अपॉन रो डी। ठीक है, अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में अगर जो वेलोसिटी v है वो क्या है, vc से कम है, तब तो वो क्या बन गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी इससे कम होना चाहिए। और v अगर क्या बन जाए, ग्रेटर देन vc बन जाए, तो वो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट बन जाएगा, जिसमें स्पीड चेंज होगा, अनस्टेडी रहेगा। ठीक है, अब हमें तो रेनॉल्ड नंबर की बात करनी थी, क्रिटिकल वेलोसिटी हालांकि हमने डिफाइन जरूर किया है ना। तो यहाँ से क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है उसी से रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, रेनॉल्ड नंबर Rn, चलिए रो इंटू डी Vc अपॉन ईटा। ठीक है, बेसिकली यही क्या है, रेनॉल्ड नंबर है, जिससे हमने क्रिटिकल वेलोसिटी के डेफिनेशन से लेकर आए हैं। और नंबर कहने का मतलब क्या है, इट्स ए नंबर, प्योर नंबर, इट्स ए प्योर नंबर जिसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होगा, इट्स ए प्योर नंबर। ठीक है, अगर इसका आप यूनिट एंड डायमेंशन निकालने जाएंगे तो कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं आएगा, सो राइट इट, नो यूनिट एंड डायमेंशन। ये केवल एक नंबर आएगा, मैथमेटिकल नंबर। ठीक है, नो यूनिट एंड डायमेंशन, रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, अब देखिए इंजीनियरिंग में से कैसे काम लिया जाता है, उनका कहना है इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1000, ठीक है, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होगा तो कोई एक नंबर ही आएगा, वो नंबर अगर क्या है लेस देन 1000, तो फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन। Rn if is greater than 2000, फ्लो इज टर्बुलेंट, और 1000 से 2000 के बीच में है तो फ्लो ऑफ फ्लूइड बिकम अनस्टेडी। मतलब ये होगा, मीन्स इट विल चेंज फ्रॉम ए स्ट्रीमलाइन फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है,
तो उन दोनों के बीच की बात। तो ये था रेनॉल्ड नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिससे हमें केवल इतना ही समझना था, एक ओवरव्यू देखना था। हालांकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और डीप टॉपिक है, लेकिन हमारे यहाँ अभी 12th लेवल पर नहीं है, ये हायर एजुकेशन पर है, ठीक है। इतना लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगला एक सवाल करेंगे। उससे पहले पिछले लेक्चर में एक कुछ मिस्टेक रह गया था, वो मैं आपको क्लियर कट करवाता हूँ। पिछले लेक्चर में जो हमने निकाला था क्या, टर्मिनल वेलोसिटी है ना, उसमें एक प्लस माइनस का एरर हो गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाया उस समय, ठीक है ना। क्या था कि कोई भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड में एक बॉल को आपने क्या करवाया, इमर्स करवाया, जिसका वेट नीचे कितना लग रहा था, mg, ऊपर क्या लग रहा था, अपथ्रस्ट, और ये क्या लग रहा था, fv, ठीक है। तो यहाँ से, और इसका डेंसिटी कितना, सिग्मा था, और फ्लूइड का कितना था, रो था। तो इन इक्विलिब्रियम, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, केवल एक छोटा सा मिस्टेक था प्लस माइनस का, वो देखो, mg इज इक्वल टू u प्लस fv, कंप्लीटली इमर्स्ड है, इसलिए कौन सा लेंगे, स्टोक्स लॉ, है ना, 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, और वही आपको फाइंड करना है। एम जी, एम को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है इसका, सिग्मा, तो सिग्मा वॉल्यूम जी इज इक्वल टू यू क्या होता है, रो वी जी, रो तो रो ही है ना, इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, ओके, क्या लिख दिया, ये प्लस। अब इसको इधर भेजो, सिग्मा माइनस रो वी जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, ओके, सिग्मा माइनस रो जी, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, 6 पाई ईटा आर वी टी, सही है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर बच गया, क्या आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो जी, और 2r² भी साथ में लिखो, और 3 3 जा 9 इंटू ईटा, तो 2/9 r² सिग्मा माइनस रो जी अपॉन ईटा। तो ये क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी था, जो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, ठीक है ना। लिखिए, ओके स्टूडेंट, टू बी कंटिन्यू। अगला अपना क्वेश्चन लिखा मैंने, एस्टिमेट द टर्मिनल स्पीड ऑफ ए रेन ड्रॉप। तो इस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, ठीक है। टॉपिक ये था कि अभी जो मैंने बताया था ना टर्मिनल वेलोसिटी वाला, कि फ्लूइड है, कोई सा भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो है। कोई एक फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो है। उसमें आपने क्या किया, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया, ठीक, नीचे गिराया, तो मान लीजिए यहाँ पर जब आया, तब जितना फोर्स नीचे लग रहा था, उतना ही फोर्स कहाँ लग गया था, ऊपर की ओर लग गया था, और उसके बाद वो क्या करने लगा था, कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा था। उसी कांस्टेंट स्पीड को हम क्या कहते थे, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है स्टूडेंट्स कि टर्मिनल वेलोसिटी, गुड, आपने फाइंड कर लिया, इसका हमने डेरिवेशन भी कर लिया था, क्या आया था कि वी टी इज इक्वल टू 2/9 r² सिग्मा माइनस रो जी अपॉन ईटा, ठीक है। इसने वही तो पूछा है, उसने क्या कहा है कि एक रेन ड्रॉप है, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, फ्लूइड में गिर रहा है। फ्लूइड कहाँ भाई, फ्लूइड है ना, हवा में गिरती है ना रेन ड्रॉप, तो हवा क्या है, फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल है, तो वो क्या है, फ्लूइड ना, तो ये हवा है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, फ्लूइड हो गया। उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो है, और फ्लूइड कौन सा है, एयर है, और एयर का डेंसिटी कितना, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg/m3, यानी कि ये आपको रो गिवन है, क्या गिवन है, रो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके। अब जो वाटर ड्रॉपलेट आ रही है, वो कैसा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने जो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना सीखा, केवल किसके लिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, सही ना। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, तो रेन ड्रॉप क्या है, स्फेरिकल है,
तो यानी कि ये अपने लिए क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी हमने क्या माना था, सिग्मा माना था, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, 10⁻3, यानी कि ये क्या दिया गया है, सिग्मा दिया है। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू हो गया 10⁻3। चलिए इसे साइड में करते हैं, है ना। सिग्मा इक्वल टू हो गया कितना, 10⁻3, रो कितना हो गया 1.2। ओके, नीटा तो पता ही है 1.2। ओके, अच्छा 1.2 नहीं, सॉरी 1.8 है, भूल जाते हैं ये है कि नहीं। ओके, ये हो गया रेडियस ऑफ ड्रॉप। तो इसका रेडियस कितना, रेडियस है इसका 2 मीटर। तो सबको तो दिया है, केवल फाइंड क्या करना है, टर्मिनल वेलोसिटी। नहीं कर सकते, अरे कर सकते है कि नहीं, कर सकते हैं। चलिए आइए करते हैं। आप चाहें तो पॉज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इससे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। टू आर स्क्वायर, आर कितना 2 है, सिग्मा सिग्मा कितना 10⁻3 है, माइनस रो 1.2 अपॉन जी कितना, जी हो गया 10। ओके, 9 ईटा कितना 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, चाहो तो सॉल्व कर लेना खुद ही, या फिर मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे करेंगे, देखो इसे नेगलेक्ट कर देता हूँ, 1.2 को नेगलेक्ट कर देते हैं तो क्या जाएगा, ऐसे कर रहा हूँ फॉर कैलकुलेशन। ठीक है ना, आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ। क्या आ जाएगा 10⁻3 इंटू 10⁻4, ये माइनस है क्या, माइनस है। 10⁻3 इंटू 10⁻4, तो 2 इंटू 4 इंटू 10⁻4 अपॉन 9 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁵। -5 ऊपर गया, क्या जाएगा 8 इंटू 10⁻9 अपॉन 9 इंटू 1.8, पॉइंट हटाया क्या आ जाएगा 10। ओके, तो क्या आ जाएगा भाई 8 इंटू 10⁻10 अपॉन 9 इंटू 18। तो इसको सॉल्व कर लेना आगे और। ठीक है, तो यही क्या है, मीटर पर सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। Okay students, we are having the next question which is written here. First you write it and write down the option also. You can solve it first by pausing the video and comment your answer. वैसे मैं कहता रहता हूँ कमेंट करो, लेकिन कमेंट तो या तो मैं कर दूँ वही अच्छा है, आप तो करते नहीं है ना, मैं ही कर देता हूँ आंसर लिख करके, ज़्यादा अच्छा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ लें, पढ़ते हैं। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड, दो लिक्विड हैं जो मिक्स नहीं हो रहे हैं, एक की डेंसिटी रो है, दूसरे की डेंसिटी क्या है, एन रो है। तो पहले की डेंसिटी रो है, दूसरे की एन रो है। ओके, एन ग्रेटर देन 1 दिया है। ओके, आर पुट इन ए कंटेनर, किसी कंटेनर में रखा गया है। तो ऐसा कोई कंटेनर मान लेते हैं, अब मानने के अलावा कोई उपाय भी तो नहीं भाई। मान लो, फ्री चॉइस है कि नहीं, मान लो वरना मत मान। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच, यानी कि जो हमने लिक्विड फिलअप किए हैं जो मिक्स नहीं हो रहे हैं उन दोनों की हाइट क्या है, एच। यानी कि पहला अगर लिक्विड यहाँ तक है तो ये हाइट क्या होगी, एच होगी। ओके, तो इसको हल्का सा दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी क्या होगी, अभी देखते हैं। और दूसरा एक लिक्विड और है, यहाँ पर भी कुछ डेंसिटी होगी, लेकिन सवाल ये है कि सवाल में ये नहीं दिया गया है कि कौन सा डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे है या ऊपर है। लेकिन हमें पता है कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वही तो नीचे रहेगा, जिसका डेंसिटी कम है वो क्या रहता है, ऊपर रहता है। तो एन रो, और एन क्या है, ग्रेटर देन 1, डेट मीन्स ये हमेशा ही ज़्यादा होगा डेंसिटी रो से। ठीक है, तो यहाँ वाला जो फ्लूइड है जो नीचे है उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी हम लेंगे एन रो, ये वाले की लेंगे रो। ओके, इसे कहते हैं फ्लूइड नंबर 1, इसे कहते हैं फ्लूइड नंबर 2। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड डेंसिटी D इज पुट इन दिस कंटेनर। तो लेंथ L का एक सिलेंडर लिया और कंटेनर के अंदर रख दिया। कैसे रखा, देखिए
इस तरह रखा गया है कि द सिलेंडर floats with its vertical axis and length PL in the denser liquid। ये कहना चाहता है कि एक सॉलिड सिलेंडर है और वो जो सॉलिड सिलेंडर है क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। सॉलिड सिलेंडर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अगर फ्लोट कर रहा है तो क्या करना चाहिए, तो इसमें ये होगा कि टोटल लेंथ कितना है इसका, L है, और डेंसिटी कितना है इसका सॉलिड सिलेंडर का, स्मॉल d है। तो इसने कहा है कि L जो है लेंथ है, टोटल डेंसिटी d है, लेकिन सिलेंडर इस तरह से फ्लोट कर रहा है कि इसका जो लेंथ PL है, P कोई कांस्टेंट, PL जो है वो डेंसर लिक्विड में, यानी कि ये वाला जो हाइट है वो कितना है, डेंसर लिक्विड वाला PL है, ठीक है ना। तो इसे टोटल लेंथ L है, हमें पता है टोटल लेंथ कितना L है, तो इसे इधर बना देते हैं, टोटल लेंथ L है, लेकिन ये लेंथ खुद कितना है PL है। तो टोटल लेंथ L है, इसमें से ये कितना PL है, तो ये कितना बच गया L माइनस PL, कितना बच गया L माइनस PL। तो अब इसे हटा देते हैं, L है हमें पता है, ठीक है ना। ओके, नाउ फाइंड द डेंसिटी D, और ऑप्शन आपको दिए हैं 4, ठीक है। क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, दिया है कि ये क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। तो फ्लोटिंग में क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। पहले तो पता करो फोर्स लग कौन सा रहा है, उसके बाद तो नेट फोर्स क्या करेंगे 0। तो सॉलिड सिलेंडर के कारण नीचे फोर्स लग रहा होगा क्या, mg, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के कारण, ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ड्यू टू सिलेंडर। अब कोई भी सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर जो भी है, फ्लूइड में आया है तो फ्लूइड क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है ना। उसे गिराया नहीं है, ऐसे रख दिया है बस, ठीक है ना। तो उस कंसेप्ट में मत जाना, कौन से विस्कस फोर्स, उस पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल फ्लोटिंग वाला कंडीशन है, ना कि उसे ऊपर से कहीं से ड्रॉप करवाया, ठीक है। तो फ्लूइड में अगर ये इमर्स्ड है, मतलब फ्लोटिंग कर रहा है, तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड सिलेंडर पर फोर्स लगाया, जिसे हम क्या कहते हैं, बुओयेंसी फोर्स। कौन सी डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। तो 2 लिक्विड है ना इसमें, तो पहला वाला लिक्विड भी लगाएगा और दूसरा वाला लिक्विड भी लगाएगा। तो पहले वाले लिक्विड के लिए मैंने कहा ये लो U1 लग रहा है, दूसरे वाले लिक्विड के लिए मैंने कहा U2 लग रहा है, अभी ठीक। तो फॉर फ्लोटिंग कंडीशन F नेट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो नीचे कितना लग रहा है, mg इज इक्वल टू वॉट, U1 प्लस U2, ठीक है, U1 प्लस U2, mg चलिए मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। यू अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि बुओयेंसी फोर्स क्या होता है, वी रो जी फॉर 1, वी रो जी फॉर 2, ठीक है। चलिए अब ये डेंसिटी किसका है, ये तो mg सॉलिड वाले का है, तो डेंसिटी कितना दिया है, d दिया है। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, पूरा एरिया मान लो क्या है इसका, a है, ठीक है। और हाइट कितना है, L है, यानी कि लेंथ है ना टोटल सिलेंडर का L है। तो एरिया इंटू हाइट लिखेंगे इसे, इसे क्या लिखेंगे, एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना A है और हाइट कितना L है, ठीक है। चलिए और जी तो जी है, ओके। अब अगला अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू 1, तो 1 पे फोकस करना। V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जी तो जी होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, इतना सॉलिड ये इमर्स्ड है, सही ना। इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम इज इक्वल टू अगेन एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है, ए है, हाइट कितना है, PL है। तो एरिया A इंटू PL, ठीक है। डेंसिटी कितना, N रो, तो डेंसिटी इज N रो, जी का जी ही लिख देंगे, ठीक है, प्लस फॉर लिक्विड सेकेंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज इमर्स। तो अगेन इसका एरिया A ही है, लेकिन लेंथ कितना है जो सेकेंड लिक्विड में इमर्स्ड है, L माइनस PL। तो ये आ जाएगा एरिया A इंटू L माइनस PL, ये हो गया वॉल्यूम।
डेंसिटी कितना रो है तो रो ही लिखेंगे, और ये जी का जी। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो। ए से ए कैंसिल कैंसिल, जी से जी कैंसिल कैंसिल, तो क्या आ जाएगा D इंटू एल इज इक्वल टू पी एल एन रो प्लस एल कॉमन लिया इसमें से 1 माइनस पी रो, तो एल से एल फिर से कट जाएगा है ना, एल एल एल। अब इसे सोल्व कर लेना। ठीक है, तो केवल सिंपल था, फ्लोटिंग वाला कंडीशन अप्लाई करना था। ठीक है ना, पी एन रो प्लस 1 माइनस पी रो। ठीक है, तो यहाँ पर जो रो है, यहाँ पर जो रो है वो क्या है, कॉमन है, तो रो कॉमन है तो बाहर निकाल दो है ना, क्या बचेगा पी एन प्लस 1 माइनस पी। ठीक है, चलिए अभी पी एन प्लस 1 माइनस पी रो, बस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। पी और पी कॉमन ले लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखो ए बी सी डी में से 1 प्लस एन माइनस 1 पी रो, तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, और ये सवाल जो था आपका कभी पूछा गया है, ये पूछा गया है नीट 2016 में। ठीक है ना, काफ़ी अच्छा सवाल था नीट वालों के लिए है ना, कंसेप्चुअल था लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं था इसमें। चलिए एक और सवाल करते हैं। Okay students, to be continue, now we are on the last questions, two last question, question number 4 and question number 5। 4 पढ़ते हैं फटाफट से और 5 कर देंगे झट से। ठीक है, आइए। A jar is filled with 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड, 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड है 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए जहाँ पर भी है, हैविंग डेंसिटी रो 1 and रो 2, रो 1 and रो 2, तो ये 1 वाला लिक्विड है और ये नंबर 2 वाला लिक्विड है। ठीक है, ये गिवन है डायग्राम, मैं खुद से नहीं बनाया। रेस्पेक्टिव ए सॉलिड बॉल मेड अप ऑफ ए मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो 3, एक सॉलिड बॉल यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये सॉलिड बॉल जिसका डेंसिटी रो 3 है, पूछा क्या, इट कम्स टू इक्विलिब्रियम इन पोजीशन एज शोन इन फिगर, तो यहाँ पर जब वो है तो इक्विलिब्रियम में है। ओके, शोन इन फिगर विच वन इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटीज। क्या करना है कि जो सबसे नीचे होता है लिक्विड या फ्लूइड या फिर जो कोई भी मटेरियल है, उसका डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, बाद वालों का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, नीचे वाले का, यानी रो 2 का, उसके बाद रो 3 का, देन रो 1। क्या कोई रिलेशन है इसमें से चेक कीजिए, इसमें सब क्या दिया है, रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3 इज ग्रेटर देन रो 1, तो देखिए इसका ऐसा कर लीजिए, रो 1 इज लेस देन रो 3 इज लेस देन रो 2, तो अब रो 1 इज लेस देन रो 3 इज लेस देन रो 2, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन आएगा इसमें। आसान सवाल था, AIEEE 2008 में पूछा गया था। अगले में आइए, अगला सवाल जो है एस सी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी। ए क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्टली इन वाटर एंड पार्टली इन केरोसिन, तो एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब कहाँ रखा गया है, कंटेनर में है, जिसमें ऊपर में केरोसिन वगैरह कुछ होगा, देखते हैं क्या है। Ice float partly in water and partly in kerosene oil. Okay. Find the ratio of the volume of ice immersed in water to that in kerosene oil. Specific gravity of kerosene oil. तो specific gravity, देखिए specific gravity क्या होती है, क्लियर करवा देते हैं आपको। ठीक है, specific gravity is equal to density of a given material divided by density of water. Density of water. अब अगर हम CGS में वर्क करेंगे, किसमें, CGS, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर उसमें क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन ऑयल, केरोसिन इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ केरोसिन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो CGS में अगर लिया है तो रो ऑफ वाटर कितना लेंगे, 1 लेंगे, अदरवाइज क्या लेते हैं 10⁻³ इन MK। ठीक है, तो CGS में अगर लिया है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी केरोसिन का कितना दिया है, 0.8 इक्वल टू रो ऑफ केरोसिन अपॉन रो ऑफ वाटर कितना, 1, तो रो ऑफ केरोसिन कितना आ गया, 0.8 आ गया। यानी कि CGS में वर्क करने का फायदा यह है कि
केवल 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वही आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है। ओके, तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज इक्वल टू 0.8। अगला डेंसिटी ऑफ आइस क्या कैसे निकालेंगे, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, 0.9 दिया है, तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाई 1, तो क्या आ जाएगा, रो ऑफ आइस इज इक्वल टू 0.9, क्योंकि सीजीएस में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होगा। तो किसी भी मटेरियल का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, है ना, जब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेंसिटी किसका ज़्यादा है, केरोसिन का, और इसमें 2 लिक्विड लिए हैं, कौन कौन से, एक वाटर है और एक केरोसिन है। तो नीचे वाले में वाटर फिलअप कर रखा हमने, ये डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है ना, मैं खुद अब बना रहा हूँ, ये गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। केरोसिन है ऊपर में, नीचे में है पानी। इसमें क्या किया गया है, एक आइस क्यूब को इमर्स किया गया था, तो देखा गया कि आइस क्यूब यहाँ कहीं ठहर गया। क्यों ठहर गया था, क्योंकि आइस का जो डेंसिटी है वो क्या है, 0.9 है। तो आइस का डेंसिटी कितना, 0.9 है, इसका कितना है, 1 है, इसका कितना 0.8 है। तो देखो जिसका डेंसिटी सबसे कम होता है वो सबसे ऊपर, जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो नीचे। तो 1 ज़्यादा है तो सबसे नीचे, उसके ऊपर 0.9 वाला, उसके ऊपर 0.8 वाला। तो जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर ऊपर चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी समझ सकते थे, डायग्राम नहीं भी दिया होता। तो सवाल क्या है, सवाल ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स्ड इन वाटर टू डेट इन केरोसिन। यानी कि ये सबसे पहली बात ये करना चाहता है कि जो आइस क्यूब है उसका कितना पोर्शन वाटर में है और कितना पोर्शन केरोसिन में। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है वो x हाइट वाटर में है और y हाइट कहाँ पर है, केरोसिन में है, ठीक है। चलिए, अब आइस क्यूब है और ये फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटिंग कंडीशन के लिए क्या आता है, फॉर फ्लोटिंग एफ नेट इज इक्वल टू वॉट, 0, ठीक है। एफ नेट इज वॉट, 0। तो एफ नेट हो गया 0 हो गया अपना, है ना। ये 0.9 डेंसिटी है, ये 0.8 है केरोसिन का, ये 1 है, ठीक है। तो नीचे क्या लगेगा, mg। अब हमें पता है कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्लूइड में एंटर करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, बुयंसी फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। कितने लिक्विड है, 2 है, तो कितने बुयंसी फोर्स लगेंगे, 2, पहले लिक्विड के कारण और दूसरे लिक्विड के कारण। सो हियर नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा u1 u2, u1 प्लस u2। ओके, mg किसके लिए है, आइस के लिए है, आइस क्यूब की बात हो रही है। u1 मान लो ये वाटर के लिए हम बात कर रहे हैं, और प्लस u केरोसिन ऑयल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मास गिवन है क्या, नहीं गिवन है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे इसे, ऑफ आइस। ओके, वो अब ये आ जाएगा v रो g ऑफ वाटर, v रो g ऑफ केरोसिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस क्यूब कितना है, डेंसिटी ऑफ आइस क्यूब है आपका 0.9, तो ये वैल्यू 0.9 हो गया। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इक्वल टू होगा क्या, एरिया इंटू हाइट। तो आइए डेंसिटी लिखा है इसका 0.9, वॉल्यूम को क्या लिखा मैंने, एरिया इंटू हाइट लिखा। अब एरिया कितना है, एरिया गिवन नहीं है तो ए मान के चल रही है। हाइट कितना है इसका, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखा है, एरिया इंटू हाइट लिखा है, एरिया कितना माना है, ए मान लिया है, और टोटल हाइट कितना हो जाएगा इसका, x प्लस वाई। तो ये हो गया a और ये हाइट हो गया क्या, x प्लस वाई। तो डेंसिटी लिखा, वॉल्यूम लिखा, और g का वैल्यू 10 रख देंगे जब जरूरत होगी तो। अब अगला, ये v रो g किसके लिए लिखेंगे, वाटर के लिए। v क्या है, वॉल्यूम है। तो वाटर के अंदर इस सॉलिड बॉडी का कितना पार्ट इमर्स्ड है, क्यों देख रहे हैं इसका, देखिए v का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो कि इमर्स्ड है, कितना पोर्शन उसका इमर्स्ड हो रखा है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लेते हैं जिसमें ये डूब रखा है, तो देखिए किस में डूबा है, पानी में। तो रो कितना हो गया, 1 हो गया। जी का वैल्यू जी रहने देते हैं, और वॉल्यूम कितना, इसका एरिया हमने ए माना है, और हाइट कितना है इसका, एक्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, एरिया ए है और एक्स
ये हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया इसका 1 और ये G। अगला अब जो लिखना है अब थ्रस्ट फोर्स किसके लिए, केरोसिन ऑयल के लिए। अगेन वही कंसेप्ट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड। तो ये सॉलिड है, ये इमर्स्ड है कहाँ पर, केरोसिन वाले के लिए बात करनी है तो कितनी हाइट पर इमर्स्ड है, y हाइट पर। एरिया यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी कितना A ही रहने वाला है। तो प्लस वॉल्यूम को मैंने लिखा एरिया A इंटू हाइट कितना y हो गया। चलिए तो ये वॉल्यूम की बात खत्म हुई, मल्टीप्लाइड बाय रो। रो किसका, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कौन सा है, केरोसिन है, और केरोसिन का डेंसिटी कितना है, केरोसिन का डेंसिटी है 0.8 इंटू जी। अब देखिए खत्म हो गया ये, G से G कैंसिल, A से A कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ये बच गया आपका 0.9 x प्लस वाई इज इक्वल टू x इंटू 1 x हो गया, y इंटू 0.8 y हो गया। चलिए 0.9 x प्लस 0.9 y इज इक्वल टू x प्लस 0.8 y। अब प्लस माइनस कर देना बस, पॉइंट 9 एक्स माइनस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए x 0.9 एक्स इधर था प्लस 0.9 वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 0.8 वाई है। इस 0.9 एक्स को उधर भेजा और 0.8 वाई को इधर लेकर आए, क्या आ जाएगा 0.9 वाई माइनस 0.8 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.9 एक्स। ठीक है, अब क्या बचेगा, 0.9 में से 0.8 चला गया, 0.1 वाई इज इक्वल टू 0.1 एक्स। 0.1 से 0.1 कट गया, यानी y इक्वल टू कितना आ गया x। मतलब ये जो आइस क्यूब है जितना वाटर में है उतना ही कहाँ रहेगा, केरोसिन में रहेगा, क्योंकि y बाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1:1, यानी कि जितनी हाइट x यहाँ होगी उतनी हाइट वहाँ भी होगी, यानी कि आइस क्यूब जो है वो केरोसिन और वाटर में अपना इक्वल पार्ट इमर्ज करके रखेगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है और साथ ही आज अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कौन सा, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो मेन अपना पोर्शन था वो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मेनली 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। पहला था स्टैटिक फ्लूइड, दूसरा था डायनेमिक फ्लूइड और तीसरा क्या था, सरफेस टेंशन। तो हमने 2 पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे, कौन कौन से, स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड, जो कि आता है फ्लूइड मैकेनिक्स की कैटेगरी में। अब अपना अगला चैप्टर होगा वो होगा सरफेस टेंशन पर। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज कीजिए। आप तो करने से रहे कमेंट सेक्शन, मैं ही यूज कर लूंगा, मैं ही डाउट पूछ लेता हूँ। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं।